सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज का व्याख्यान से पहले मैं जैसे प्रत्येक बार स्पीकर का परिचय करवाती हूं, ऐसे ही आज के स्पीकर का भी परिचय मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूं। और ज्ञान यज्ञ में बहुत सारे स्पीकर्स ने योगदान दिया है, इसी के कारण ये अनवरत व्याख्यान माला आज चल पा रही है। तो मैं सबसे पहले परिचय रखना चाहूंगी। आज के जो व्याख्यान का अपना टॉपिक है औषध सेवन काल, ड्रग क्रोनोथेरापी। मैम, आज के स्पीकर का नेम है डॉक्टर अनुप्रिया जी। आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पंचकर्म सेंटर सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में अभी वर्तमान समय में कार्यरत है। आपने अपनी एमडी की पढ़ाई रसशास्त्र एवं वैशेज्य कल्पना विभाग में IPGTNRA, जो वर्तमान समय में इट्रा ITRA, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात से आपने पूरी की है। यू हैव यू हैव बीन वर्किंग एज ए AMO, जो मैंने अभी आपने बताया। 12 ईयर से आप वर्तमान समय में कार्यरत है हरियाणा गवर्नमेंट में। और यू हैव ऑल्सो डन सो मेनी आउटरीच एक्टिविटी to promote the Ayurveda among the people. And you have also actively involved in the departmental activities, spreading awareness and various camps regarding the Ayurveda in the various parts of the Haryana. And you have also took part in the drug technical committee for Ayush medicine as a subject expert. तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस से लेके आयुर्वेद के लिए डेडिकेटेड कार्य आपके रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं ना कहीं प्रतिभा के धनी है, इसीलिए आपको पंचकर्म सेंटर का भी कार्यभार दिया हुआ है और बहुत बखूबी आप उसको निभा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सभी का औषध सेवन काल से रिलेटेड हम आज इस ज्ञान यज्ञ में आपकी आहुति से कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को फिर से एक अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे। तो 21 नवंबर 2015 से चलती हुई इस व्याख्यान माला में अनेक स्पीकर के आहुति के कारण आज एक नई आहुति के साथ नए स्पीकर यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा इनविटेशन आपने स्वीकार किया और बहुत सारे आपसे हमने ज्ञान की बातें सुनी है, तो आज उससे रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। वेलकम जी, ओवर टू यू डॉक्टर अनुप्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रणाम आपको और प्रणाम सभी डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं और सर को भी मैडम मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। सर के कारण हरियाणा में जो क्रांति आई पंचकर्म में, उससे बहुत बदलाव हुआ मैम। तो उससे हम भी बहुत लाभान्वित हुए। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और सर का। और जो संकल्प आपने लिया है 2015 से इस व्याख्यान माला को चलाने का, उसमें अगर हम 1% भी अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमें मौका दिया इसके लिए। प्रभु से यही इच्छा है कि आपका स्वास्थ्य बनाए रखें और ये व्याख्यान माला अनवरत चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज का टॉपिक औषध सेवन काल और क्रोनोथेरेपी, ये क्यों जरूरी है या आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या महत्ता है, वो हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी सूचना है, जब तक डॉक्टर साहब PPT प्रेजेंट करते हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स लगभग कोई ना कोई ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वेब का ग्रुप या स्त्री केयर ग्रुप ऐसा करके जो डॉक्टर निगम डॉक्टर साहब का है उसके माध्यम से। तो आप इसमें अपना क्वेश्चन रखिएगा। कुछ मैंने इधर बंद रखा है उसका मैसेज वाला, तो आप अगर पर्सनल उस पे करेंगे कहीं अपना क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे इसमें
नियमित अपने पार्टिसिपेंट्स है ना, जैसे मुझे चाहिए अभी। जो डॉक्टर चंद्रकला है ना, ये सारे लोग, तो आप उसी में करिए, है ना, तो फिर थोड़ी सी हैंडलिंग अच्छी तरह से हो पाएगी, है ना। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी मैम जी। तो आज का हमारा टॉपिक है औषध सेवन काल या ड्रग क्रोनोथेरेपी, ये क्यों जरूरी है। हम सब आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, औषध के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम औषध सेवन काल का भी ध्यान रखते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो औषध सेवन काल किस लिए, हम ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि जो मैं जनरल प्रैक्टिस में अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ या मैंने कॉलेज में जब एमडी के दौरान भी देखा, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे एलोपैथी मेडिसिन में हम बीडी ओडी ऐसे लिखते हैं, वैसे ही हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है, पर वहीं पे हमारा और एलोपैथी मेडिसिन का डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। आयुर्वेद का जो ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है औषध सेवन काल, आजकल ये मॉडर्न मेडिसिन ने भी अडेप्ट कर लिया है क्रोनोथेरेपी के फॉर्म में, जिसमें वो मेडिसिन को सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग देते हैं पेशेंट को। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना है, इसलिए मॉडर्न मेडिसिन भी आज इस पर रिसर्च कर रही है। तो क्या है औषध सेवन काल? औषध सेवन काल है जिस समय पर हमें दवाई देनी चाहिए, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको ही आजकल मॉडर्न भाषा में हम क्रोनोथेरेपेटिक्स कहते हैं, जो मॉडर्न साइंस आजकल यूज कर रही है और जिसपे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। व्हाट इज क्रोनोथेरेपेटिक्स? Field of medicine that deals with administration of medication or treatment in coordination with body's circadian rhythms. Why? To maximize effectiveness and minimize side effect. टारगेट दोनों आयुर्वेद का और मॉडर्न का सेम है। औषध सेवन काल और क्रोनोथेरेपेटिक्स का टारगेट सेम है, वो है टू मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मेडिसिन एंड टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। सिर्फ नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन टारगेट हमारा हमेशा ही अपने रोगी के प्रति ये रहता है कि हम रोगी को मैक्सिमम लाभान्वित कर सके। यहाँ हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है सर्केडियन रिदम और आयुर्वेदिक क्लॉक का। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेद में दोष, अग्नि और ओजो बल है, वो भी सर्केडियन रिदम के अधीन रहता है, वो भी साइकिल में चलता है। तो अगर हम सर्केडियन रिदम जो मॉडर्न फॉलो कर रहा है और आयुर्वेदिक क्लॉक, इट इज नॉट सेम, लेकिन सिमिलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमें मिलते हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं, जैसे हमारा वात पित्त कफ का काल होता है, तो वात हमारा शाम को 2 बजे से 6 बजे तक या अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। तो उस टाइम की जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारा काल है, अब इन्होंने समय के अकॉर्डिंग दिया है। जैसे दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक एक साइकिल सर्केडियन रिदम में ऐसे करके 4 पार्ट बनाए हैं, 12 से 6, 6 से रात के फिर 12, रात के 12 से सुबह 6 और सुबह 6 से दोपहर के 6। हमने इसको वात पित्त कफ करके हमने 6 पार्ट में हमने कवर किया है। लेकिन एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे, जैसे 12 दोपहर से और 6 शाम तक, सर्केडियन रिदम में क्या है? बेस्ट कोऑर्डिनेशन, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम और ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एफिकेसी एंड मसल स्ट्रेंथ। सेम हमारा दोपहर के 12 बजे से और शाम के 6 बजे तक पित्त और वात काल उसमें आएगा। उसमें हैवीएस्ट मील हम ले रहे हैं, हाई मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, सोशलाइज और लास्ट मील। तो इट इज नॉट सेम, लेकिन इट इज सिमिलर। तो हमारा प्रिंसिपल लगभग वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और इस पे इस तरह से और सारी रिसर्चेस की जा रही हैं टू गेन मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ऑफ देयर मेडिसिन। इसका कुछ उदाहरण हम आगे अभी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ रिसर्चेस चल रही है। उनमें से एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें सुबह के समय में इंक्रीज थ्रोम्बोसिस होती है, जो इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं उनमें। इसीलिए सबसे ज्यादा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केसेस, हार्ट अटैक के केसेस सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक पाए जाते हैं। दूसरी बीमारियों में भी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मैक्सिमम पेन या सिम्टम्स जब सबसे ज्यादा आते हैं, वो है लेट आफ्टरनून और इवनिंग, जो हमारा वात काल है। रूमेटॉइड एंड एलर्जिक अर्थराइटिस में रात भर या सुबह उठते ही। सिकल सेल अनीमिया मिड डे, क्योंकि ये पित्तज व्याधि है जो हम पांडु में लेते हैं। पेप्टिक अल्सर या गाउट रात में, और स्ट्रोक जैसे हमने बताया सुबह। एपिलेप्टिक सीजर्स, दे मैनिफेस्ट एट नाइट एंड सबसाइड इन मॉर्निंग, क्योंकि वो हमारा वात काल है, सुबह 2 बजे से 6 बजे तक। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो परिवार में या आप कहीं मॉडर्न मेडिसिन में अगर आपने देखा हो, तो
पर्टिकुलरली एस्थमा की हम अगर बात करें, श्वास रोग में जो दवाइयां दी जाती हैं, जो इनहेलेशन या जो ओरल पंप्स जो दिए जाते हैं, वो रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उसका रीजन क्या है? रात को वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई और सुबह भी वैसोकंस्ट्रिक्शन है, तो दोनों ही टाइप में वो ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं। तो वो क्या है? वो टाइम का इंपॉर्टेंस है। दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू टाइम, या हम इसको औषध सेवन काल भी कह सकते हैं, उनकी भाषा में क्रोनोथेरेपेटिक्स भी हम कह सकते हैं। तो हम उस टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जब वो डिजीज अपने मैक्सिमम संप्राप्ति की स्टेज पर है। आयुर्वेद में दोष, अग्नि और ओजोबल, ये सब हमें पता है कि रिदमिक साइकिल फॉलो करते हैं। जैसे दोष का हमने बात करी अभी, वात का समय 2 से 6 सुबह, शाम को 2 से 6, पित्त का है मध्याह्न काल 10 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे, सबको पता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये? दोष का क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हमें दोष को फॉलो करना है या हमें उस दोष के हिसाब से दवाई देनी है? ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम दिनचर्या या रात्रिचर्या की बात करते हैं, या हम व्याधि की संप्राप्ति स्टेजेस की बात करते हैं, उसका क्रियाकाल का जब हम वर्णन करते हैं, तो वहां पे हमें दोष का चय, प्रकोप, प्रशमन, अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो जो हमारी व्याधि है वो आगे कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है। इसीलिए हमें पंचकर्म का बताया गया, कब कब हमें पंचकर्म कराना है। हमें हमारे पास आदान और विसर्ग काल का वर्णन हमारे पास सेपरेट किया गया है। हमें हर ऋतु में पथ्य अपथ्य बताया गया है। क्योंकि हम चय अवस्था में या प्रकोप अवस्था में या प्रशमन अवस्था में व्याधि को रोक लें, नहीं तो वो कहाँ चला जाएगा? ऋतुचर्या अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, दिनचर्या नहीं फॉलो करेंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में चला जाएगा। वो आगे की स्टेजेस प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्त और भेद अवस्था में चला जाएगा। तो हमें वहां से बचने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या इनका फॉलो करना चाहिए। सिमिलर तरीके से हमारा अग्निबल काम करता है। अग्निबल हर समय सेम नहीं रहता, इसलिए हम भोजन का हमें काल दिया गया है, सायंकाल भोजन करना है, ना कि रात्रि काल। सुबह भी समय दिया गया है, तो ये डायर्नल टाइम को फॉलो करता है, सीजन को फॉलो करता है। इसीलिए आदान और विसर्ग काल की जो डाइट है वो अलग है। एज का फर्क होता है, जैसे जो मेटाबॉलिज्म एक यंग या यूथ का होता है वो एक ओल्ड पीपल का या एल्डर का नहीं होता है। इसीलिए आयुर्वेद क्या एडवाइस करता है? वो कहता है कि अपने अग्निबल को, दोष को देखकर फिर आप भोजन ग्रहण करें। यही हम भेषज में भी फॉलो करते हैं। आगे है ओजोबल। ओजोबल है हमारी इम्यूनिटी, जो आज जिसकी हर कोई अभी बात करता है। तो इम्यूनिटी भी उम्र के हिसाब से, दिन और रात के हिसाब से या ऋतु के हिसाब से चेंज होती है। अगेन सेम चीज कि हमें ऋतु के अकॉर्डिंग, ऋतुचर्या जो बताई गई है उसका रीजन यही है कि हमारा ओजोबल हर ऋतु में सेम नहीं रहता है। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जो ये प्रूफ है कि हमारे आयुर्वेद में हमें काल का ज्ञान दिया गया है, या हमें रोग की अवस्था का ज्ञान दिया गया है। तो हमारा एक प्रैक्टिशनर, एक चिकित्सक होने पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम रोगी को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। जैसे वातज-शोथ चिकित्सा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी जगह है, पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। वातज-शोथ दिन में बढ़ता है, ऐसे कफज रात में बढ़ेगा। संग्रहणी हम इनको ट्रीट करते हैं, मतलब ओपीडी में अगर पेशेंट आए तो हम बहुत बार नहीं करते हैं कि ठीक है, अच्छा संग्रहणी है तो कभी कोई भी दवाई दे दो उसको, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसे ये पूछना चाहिए। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का भी काम करेगा कि ये एग्जैक्टली वही बीमारी है या नहीं है। कई बार ओवरलैप होती है डिजीज। तो कोलाइटिस में इट इज एग्रेवेटेड ड्यूरिंग डे, रिलीव्ड एट नाइट। शिरोरोग बड़ी कॉमन समस्या आजकल, हर कोई उसको माइग्रेन की कंप्लेंट लेकर आता है। बहुत सारे पेशेंट अब माइग्रेन के आते हैं, लेकिन क्या हम उस माइग्रेन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वातज है, पित्तज है, सूर्यव्रत है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और वो हम कैसे लेंगे? वो उसकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वातज शिरोरोग की इंटेंसिटी रात में मैक्सिमम होती है। तो हमें प्रश्न पूछना है कि तुम कब सबसे ज्यादा, तुम्हें हेडेक किस टाइम होता है दिन के? पित्तज में वो रात में सबसे ज्यादा होगा। सूर्यव्रत ये स्टार्ट होता है सनराइज के साथ, दिन में मैक्सिमम होता है और शाम तक आते आते कम हो जाता है।
दूसरा बहुत कॉमन समस्या आजकल आमाजीर्ण या फिर ये अन्न द्रव्यज शूल और परिणाम शूल की भी है, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरह का है, तो आमाजीर्ण संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं ओपीडी में। तो परिणाम शूल क्या है? इट एग्रीवेट्स ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, रिलीव्ड आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन और वॉमिटिंग। अन्नद्रव्य शूल, ये इट इज एग्रीवेटिंग ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ डाइजेशन बट रिलीव्ड आफ्टर वॉमिटिंग। हमने सबसे पहले टॉपिक में ही लिखा है औषध सेवन काल। तो काल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों काल की बात कर रहे हैं? काल आयुर्वेद में किस तरह से दिया गया है या कैसे उसका वर्णन किया गया है? काल है जो स्पेसिफिक पॉजिटिव फैक्टर निकालता है हमें। बीमारी कब हुई ये इंपॉर्टेंट है, किस समय उसको दवाई देनी वो इंपॉर्टेंट है, किस समय हमें उसको उस संप्राप्ति का विघटन करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो काल वो समय है जो हमें हर अवस्था पे, रोगी की हर अवस्था में या रोग की हर अवस्था में जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो काल दो तरह का होता है, नित्यग और अनित्यग। अनित्यग काल फिर दो तरह का होता है। हमारा भेषज काल उसमें आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा काल का पार्ट ले रहे हैं। अनित्यग काल में षड अवेक्षा काल आएगा, जो कि हमें ध्यान रखना है ट्रीटमेंट के समय, और भेषज काल, ये दो हम पार्ट काल के फिर करेंगे। षड अवेक्षज काल में हमारे पास आएगा दिन। दिन कैसे? जैसे हमें उस दिन के किस पर्टिकुलर पार्ट में क्या देना है। वमन द्रव्य हम हमेशा पूर्वाहन में क्यों देते हैं, हमें शाम को क्यों नहीं देते? क्योंकि वो कफ का समय, हमें कफ निकालना है, कफ निर्हरण करना है, इसलिए। पेशेंट भी अगर बलवान होगा, उत्तम बल होगा, तो हम आगे भी देखेंगे, तो उसको हम अभक्त भी औषधि दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सुकुमार हुआ, तो रोगी हुआ या बाल हुआ, गर्भिणी हुई, उसको ऐसा हम नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहिए हमें। भेषज सेवन काल हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद व्याधि में स्पेसिफिकली हर व्याधि में कुछ ना कुछ खास काल के बारे में दिया गया है। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रोग है वो ज्वर है। ज्वर में चक्रपाणी दत्त ने लिखा है कि हर छठे दिन मेडिसिन हमें बदलनी है। कैसे? पेया से हमें उसका ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो पेया से शुरू करना है। पेया, कषाय, क्षीर, सर्पी और विरेचन, ये हमें अपनी तरफ से इंटरफेयर करना है ज्वर की संप्राप्ति विघटन के लिए और रोगी के बल को वापस लाने के लिए। जीर्ण लक्षण, ये भी देखना है हमें कि भेषज हमें किस समय देना है। हमें भोजन की आमावस्था या जीर्यमान अवस्था में कभी भी औषध नहीं देनी चाहिए। ऋतु, चय प्रकोप लक्षण, जैसे हमने अभी बात करी कि ऋतुओं के हिसाब से हमें चय प्रकोप लक्षण बताए गए हैं और वहीं से हमें संप्राप्ति विघटन के लिए आइडिया लेना है। अब ज्यादातर मैंने उदाहरण ही लिए हैं काल के, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। तो अगर हम सीजन्स की बात करें, हमने अभी ऋतु की बात करी, तो वातज रोग कब बढ़ेंगे? वर्षा ऋतु में। ऐसे ही पित्तज रोग शरद ऋतु में। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे संहिताओं में हमें चिकित्सा बताई गई है। वात रोग के लिए क्योंकि वर्षा ऋतु में वो बढ़ा है तो हमें बस्ती बताई गई है। रक्तज रोग हमें रक्त मोक्षण बताया गया है। कफज रोग वसंत ऋतु में है तो हमें वमन बताया गया है। तमक श्वास, जब बादल में मेघ आ जाते होंगे तो तमक श्वास का वेग बढ़ता है। रक्त पित्त, ये शिशिर ऋतु आने पर थोड़ा शांत हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये पूरी प्रेजेंटेशन का पर्पस है कि हम ये रियलाइज करें कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है बीमारी को समझने में, ट्रीटमेंट करने में। इसीलिए हमने ये सारा मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है। सिर्फ डिजीज या सीजन का रिलेशन नहीं है, हमारे डिजीज के ट्रीटमेंट पे क्या असर पड़ेगा टाइम का। प्रोग्नोसिस कब अच्छा होगा डिजीज का? जब सेम डिजीज या उस दोष की डिजीज उसी फेवरेबल कंडीशन में होगी। जैसे वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में कफज अगर ज्वर हुआ तो वो हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोष और ऋतु सारा वो दोनों साम्य हैं। इसीलिए अर्दित वातज व्याधि अगर 3 साल के बाद, हमारे आयुर्वेद में जनरली पेशेंट को हमारे पास बहुत बाद में आते हैं कि हमें 10 साल हो गए बीमारी के साथ, अब आप हमें ठीक करिए। तो हमें ये भी वहां पे बताना है उनको कि क्या ये ठीक हो सकती है, कुछ साध्य है या असाध्य है, क्या हमें इस पेशेंट को रखना है या हमें इसको रेफर करना है। तो अर्दित इनक्यूरेबल इफ परसिस्ट आफ्टर फॉर 3 years एंड अकम्पनीड बाय विद शेकिंग ऑफ हेड।
गलगंड 1 साल के बाद इनक्यूरेबल है, और श्लीपद या श्वित्र के बड़े आपकी ओपीडीज में भी बहुत मरीज आते होंगे। तो श्वित्र हमारे पास बहुत, हमारी ओपीडी में जो आते हैं वो जनरली 5 साल के बाद ही आते हैं, तो ये भी 1 साल के बाद इनक्यूरेबल है। समय का या काल का एक दूसरा अच्छा एग्जाम्पल जो हमारी संहिताओं में मेंशन्ड है वो है संग्रह काल, औषध द्रव्य संग्रह काल, वो मेंशन्ड है। उसके इस कंटेक्स्ट में जो मोरिंगा ओलिफेरा होता है या शिग्रू है, उस पे एक स्टडी रिसर्च हुई है जिसमें उसको मोरिंगा को हमने 2 सीजन्स में कलेक्ट किया है। हमने गर्मी में भी कलेक्ट किया है और विंटर में भी किया है, और दोनों की फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी, फार्मास्यूटिकल स्टडीज में चेंजेस आए हैं। इसका मतलब है कि कलेक्शन टाइम का हमारी द्रव्यों पर असर पड़ता है, उनकी क्वालिटीज अलग हो जाती हैं, उनका थेरेपेटिक वैल्यू अलग हो जाता है। तो हमारी संहिताओं में क्या बताया है कि मदन फल को लेना है, मदन फल हम लेंगे पुष्य, अश्विनी या मृगशिरा नक्षत्र में, जब हमारा चंद्रमा होगा मैत्र मुहूर्त में, इन द मिडल ऑफ स्प्रिंग एंड समर सीजन। नॉर्मल पार्ट्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है उसके लिए हमें बताया हुआ है फ्रेश ब्रांचेस और टेंडर ये लेना है हमें, टेंडर लीव्स ये लेना है रेनी और स्प्रिंग सीजन में। रूट लेनी है, मूल हमें कलेक्ट करना है समर या लेट विंटर में। बार्क, राइजोम एंड लेटेक्स अर्ली विंटर में, और फ्लावर और फ्रूट्स जब आए तब लेना है हमें। तो हमने इसमें देखा कि संग्रह द्रव्य के लिए भी काल की महत्ता है। अब हमें खाने को खाना और समय, खाना और काल, उसका क्या रिलेशन है, वो जब हम षड्रस भोजन का जहां पे वर्णन करते हैं वहां पे हमें ये समय की इंपॉर्टेंस दिखती है कि हमें भोजन के किस काल में, किस स्टेज पे हमें कौन सा रस खाना है। तो षड्रस में पहले मधुर रस खाएंगे, फिर अम्ल रस, लवण रस खाएंगे, उसके बाद कटुतिक कषाय रस खाएंगे। सेम ये कर्ड वाला एग्जाम्पल सबको पता है कि दही रात को नहीं खाना चाहिए, तो इसमें क्या है, इसमें भी अगेन काल की बात हुई है। अदरक और नमक लगाकर जो अदरक या अदरक को, गीला अदरक जो होता है, सूखा नहीं, वो खाने से पहले खाने से अग्नि बढ़ेगी, हमारा अग्नि बल बढ़ेगा और हमारा कंठ क्लियर होगा। अब उसके बाद हम बहुत सारी कुछ ड्रग्स का मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे इसमें चंद्रकला रस हमने लिया है कि कौन सी ऋतु में हमें कौन सी ड्रग खानी है, कौन सी औषध का सेवन हमें किस ऋतु में करना है। उसके लिए 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो मुझे मिले वो है ऋतु हरितकी, जिसका सबको मालूम है कि ऋतु के अकॉर्डिंग हरितकी का अनुपान चेंज करके हम सभी ऋतुओं में हरितकी का सेवन कर सकते हैं। दूसरा है चंद्रकला रस, जो बहुत अच्छा पित्त शामक भिषज है, उसको हम ग्रीष्म और शरद ऋतु में उसका खास प्रयोग बताया गया है शास्त्रों में। और भी हम कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें जो हम कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, जैसे महालक्ष्मी विलास है। महालक्ष्मी विलास में लिखा है प्रातः एक कई काम खाद्येत नित्यम, तो किस काल में लेना है ये हमें लेना है प्रातः। दूसरा हृदयार्णव रस, ये भी बहुत कॉमन रस हम प्रयोग करते हैं। रात्रौ सेव्यम गवाम क्षीरम, हम कैसे नॉर्मल जनरली कैसे बता देते हैं हृदयार्णव रस को कि 2 बीडी ले लीजिए आप, खाना खाने के बाद ले लीजिए, बट नहीं, अगर हम इनके श्लोक में, शास्त्रों में अगर हम जाएं तो उसमें लिखा है रात्रौ सेव्यम गवाम क्षीरम, रात में सेवन करना है और गोक्षीर के साथ करना है। ऐसे ही आरोग्यवर्णी बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, लेकिन कई बार बहुत बहुत लंबा भी उसको दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसके मेन श्लोक में जाते हैं तो वहां मेंशन है मंडलम सेवितम। मंडलम का अर्थ किया गया है 41 डेज और 49 डेज, तो दोनों में से कोई भी, जो मंडलम का मतलब होगा अराउंड 40 डेज, तो वहां पे अगेन काल की बात की है। गर्भपाल रस में मेंशन्ड है मास प्रथमम आरभ्य नव मास अंतमेव च, मतलब पहले मास से, जब गर्भिणी स्त्री है वो पहले मास में जब गर्भ का पता चला तब से इसको सेवन करना प्रारंभ करेंगे और 9 मास तक इसका सेवन करेंगे। एविपत्तिकर बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, जिसको बहुत बार मैंने ही ऐसा देखा है कि आधा चम्मच खाने से पहले और सुबह शाम आधा चम्मच खाने से पहले। लेकिन उस श्लोक में मेंशन्ड है
भोजन आदौ ततो अन्ते च, और किसके साथ देना है? मधु और शहद के साथ मिक्स करके। तो भोजन आदौ ततो अन्ते च, तो भोजन से पहले एवं बाद में। हिंगवाष्टक चूर्ण जो जनरली छाछ के साथ मैंने देते देखा है, उसमें प्रथम कवल भक्तम सर्पीशा, मतलब घी मिला के और प्रथम कवल भक्तम, पहला कवल खाने के बाद अब देंगे। च्यवनप्राश किस काल में देंगे? अस्य मात्रा प्रयुंजीत यो प्रोद्यान भोजनम, तो ऐसी मात्रा लेनी है जो भोजन को अवरुद्ध ना करे। और वो कब नहीं करेगा? अभक्त जब हम इसको लेंगे। ये आगे हम डिटेल में लेंगे सारे जो टाइप्स हैं हमारे। ये कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहती थी जो कॉमनली यूज मेडिसिन है हमारी। औषध सेवन काल हमारे आचार्यों में अलग अलग बताए हैं। लगभग 3 आचार्यों ने 10 बताए हैं, और अष्टांग हृदय में 11 हैं, शारंगर संहिता में 5 हैं। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। हम इनको एक एक करके अभी आगे पढ़ेंगे। निरान्नया अभक्त। अभक्त जब व्यक्ति होगा तो सुबह का काल होगा, अग्नि तीक्ष्ण होगी। तो जिस व्यक्ति को का बल अच्छा है उस व्यक्ति को हम अभक्त भोजन औषधि दे सकते हैं। दूसरा, जिसका हमें मैक्सिमम इम्पैक्ट चाहिए, जैसे रसायन दवाई या लेखनार्थ अगर हमें कुछ मेडिसिन देना है, वो पंचविध कषाय कल्पना भी हम अभक्त देंगे। क्यों? क्योंकि वो गुरु होती हैं पचने में, इसीलिए। तो बलवान व्यक्ति को, और इस तरह की जो कल्पनाएं हैं, पंचविध कषाय कल्पना, लेखनार्थ और रसायनार्थ, अगर हमें कुछ देना है तो वो हम अभक्त स्टेज में देंगे। क्यों? क्योंकि भोजन का उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, आहार रस उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं डालेगा। उसके बाद है प्राग भक्त। प्राग भक्त है भोजन से पहले। ये हम देंगे जब हमें ये डर है कि हमारी दवाई वापस निकल आएगी या हमें दवाई को लॉन्ग स्टे कराना है। तो हम क्या करेंगे? पहले दवाई खाएंगे, उसके ऊपर हम भोजन करा देंगे। उससे क्या होगा? दवाई वापस नहीं निकलेगी, नंबर 1। नंबर 2, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी। तो इससे ये कहाँ पे ज्यादा काम करेगी? जब हम अमाशय में हमें उसका इम्पैक्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो लंबा समय अमाशय में रुकेगी। इसलिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम खाने से पहले मेडिसिन? आमाशयगत व्याधियों में, अपान वायुगत व्याधियों में, वृद्ध पुरुष में, बालकों में, और क्योंकि अपान वायु है तो डिजीज ऑफ लोअर बॉडी हुआ, और स्थौल्य में। उसके बाद आएगा मध्य भक्त काल। मध्य भक्त हमें कहाँ देना है? जब हमें स्थानिक चिकित्सा या स्थानिक इम्पैक्ट ज्यादा चाहिए। कहाँ पे? हमारे पाचन संस्थान पे। कैसे काम करेगा? इसका मोड ऑफ एक्शन होगा, पहले हम भोजन करेंगे, फिर हम दवाई खाएंगे, उसके बाद फिर हम भोजन करेंगे। उससे क्या हुआ? हमारे स्फिंक्टर्स दोनों जो स्टमक के वो बंद हो गए, कोष्ठ में मेडिसिन रही। वो कोष्ठ में रहने से क्या होगा? उसका डाइजेशन लंबा समय होगा, वहीं पे लोकलाइज्ड या हमारा जो स्थानिक दोष है वो उससे शांत होंगे। क्योंकि जैसे ही हमने पहले भोजन किया, समान वात्य और पाचक पित्त है हमारे कोष्ठ में, दोनों ने अपना काम शुरू किया। उसके बाद हमने औषधि दी, तो औषधि का पाचन भी अच्छा हो जाएगा, और स्थानिक जहां पे पूरा हमारा जो कोष्ठ आएगा उसमें पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ये सारी डिजीज में हम मध्य भक्त मेडिसिन देते हैं। मंदग्नि हो, पित्तज डिजीज हो। मंदग्नि क्यों? क्योंकि समानवात ने अपना काम शुरू किया जैसे ही भोजन आया, फिर पाचक पित्त ने काम शुरू किया, और जो पित्त है वही हमारा अग्नि का आधार है, और पाचक पित्त ही बाकी सभी पित्त का आधार है। इसीलिए किसी भी प्रकार का जब पित्तज रोग होएगा तो उसमें हम मध्य भक्त दवाई का प्रयोग, भेषज का प्रयोग करेंगे। फिर है पश्चात भक्त। पश्चात भक्त है खाने के तुरंत बाद। ये हम देंगे व्यान वायु विकृति में। व्यान वायु का स्थान है हृदय, तो हमारा जो हृदय है वो सायंकाल तक बहुत ही एक्टिव स्टेज में रहता है। इसीलिए पूरा दिन हम सुबह के खाने के बाद अगर इसको देंगे तो व्यान वायु का पे अच्छा काम करेगा। क्योंकि शाम में हमारा जो हृदय है वो कम काम करता है जब हम सोते हैं, तो उस समय ये जो है शिफ्ट हो जाता है उदान वायु, विशेटिड उदान वायु पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उदान वायु
व्यान और उदान दोनों वायु को कवर करता है। इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस समय दे रहे हैं। अगर हम सुबह भोजन उत्तर देंगे तो व्यान वायु पे काम होगा, अगर साय भोजन उत्तर देंगे तो उदान वायु पे काम होगा। तो क्योंकि ये उदान वायु पे काम कर रहा है इसलिए अपर डिजीज, अपर पार्ट की जो डिजीज है उन पे काम करेगा, थ्रोट, चेस्ट, हेड। इसका एग्जाम्पल है महाशंखवटी, जिसको हम भोजन के बाद में देते हैं अर्श और संग्रहणी रोग में। फिर है हमारा अंतर्भक्त। अंतर्भक्त क्योंकि आयुर्वेद में 2 ही अन्न काल बताए हैं, सुबह और शाम। तो सुबह और शाम के बीच में जो हमारा मध्याह्न काल या दोपहर का जो समय होता है वो हमारा पित्त का समय है। तो हमें जहां जहां पित्त का इम्पैक्ट ज्यादा चाहिए या हमें पित्त बढ़ाना है या हमें अग्नि बढ़ानी है तो वहां पे हम अंतराभक्त देंगे। हृदय, दीपक और मनोबलकर होता है अगर हम भेषज को अंतराभक्त देते हैं तो। सभक्त, सभक्त होगा सर्वांगगत व्याधि। क्यों? क्योंकि हमने दवाई के साथ या तो हमने दवाई के साथ, खाने के साथ ही दवाई पकाई है या खाने में मिला के हमने दी है। पहली बात तो ये लेनी आसान हो जाएगी। जो लोग ऐसे दवाई नहीं खा पाते, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई बहुत टेस्टी तो नहीं होती है, तो चूर्ण जो ऐसे नहीं खा सकता उसको हम पाउडर में मिला के, या घृत जो हमारे औषध वाले घृत होते हैं या तेल होते हैं उनको हम सभक्त दे सकते हैं पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल पैलेटेबिलिटी भी बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो जो बच्चे हैं वो दवाई, कड़वी दवाई होती है, महिलाएं, सुकुमार, वृद्ध, जो वृद्ध होते हैं वो, उनको हम सभक्त देंगे। ये काम कैसे करेगा? क्योंकि भोजन के साथ, आहार के साथ ही है हमारी भेषज, तो आहार रस के साथ ही वो जो आहार रस बनेगा उसी में हमारा भेषज का भी अंश है। फिर वो आहार रस सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये इसीलिए ये पूरे शरीर में सर्वांगत व्याधि पे जब हमें काम चाहिए तो हम सभक्त औषध देंगे। क्षीण पुरुष में भी हम ऐसे उसका बल बचा के उसको सभक्त औषध दे सकते हैं। फिर सग्रास या ग्रासांतर। सग्रास का कंसेप्ट है क्योंकि हमें जब दवाई का एब्जॉर्प्शन बकल म्यूकोसा में चाहिए या माउथ के अंदर चाहिए, उसके 2 कारण हैं। अगर हमें स्थानिक चाहिए तो भी हम ऐसे देंगे, अगर हमें बकल म्यूकोसा में स्थानिक एक्ट चाहिए। दूसरा है कि अगर जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है वो बकल म्यूकोसा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दवाई जल्दी पहुंचती है, क्विक रिएक्शन है। इसलिए अगर आप देखें तो एमआई के पेशेंट या हार्ट के पेशेंट जो होते हैं वो हमेशा मेडिसिन कैरी करते हैं और उनको बताया जाता है कि टंग के नीचे आप इसको रख लेना जब भी आपको दिक्कत लगे। क्यों? क्योंकि बकल म्यूकोसा से क्विक एब्जॉर्प्शन है इन आवर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसीलिए हम उसको सग्रास जहां प्रयोग करेंगे। किस किस में देंगे हम सग्रास? हम देखेंगे हम देंगे प्राणवायु दृष्टि में, वाजीकर द्रव्य, अच्छा सॉरी, ग्रासांतर भी हम इसी में कवर करेंगे। ग्रासांतर है ग्रास के बीच में, एक ग्रास लिया फिर आपने दूसरा लिया, उन दोनों के बीच में। तो दोनों में बस मेडिसिन का फर्क है कौन सी लेनी है। जैसे वाजीकर, दोनों में हम वाजीकर ऐसे ले सकते हैं, अग्नि संदीपन के लिए भी ऐसे ले सकते हैं, प्राणवायु दृष्टि में हम ऐसा लेंगे। ग्रास जब हमें चूर्ण, वटक या लेह जब लेना होता है तो उसको हम सग्रास ही लेंगे। वमनीय धूमपान जो हम करते हैं वो ग्रासांतर करते हैं। फिर है सामुद्ग। सामुद्ग होगा जब हमें ऊर्ध्व और अधः दोनों ही शरीर में हमें एक्शन चाहिए उस भेषज का। हिक्का, कंप, अक्षेप, मतलब ऊर्ध्व और अधोग कायागत विकार। क्यों? हिक्का में हमारे दोष होते हैं कफ और वात, तो हमें दोनों को ही शांत करना है, कफ को भी करना है, वात को भी करना है। तो ऊर्ध्व शरीर कफ का आधार है और अधः शरीर वात का वाताशय है। इसीलिए दोनों जो दोष हैं वो बैलेंस हो जाएंगे जब हम सामुद्ग दवाई लेंगे। अक्षेपक में भी ये बताया गया है कि क्योंकि अक्षेपक में वात दोष होता है तो उसमें भी हम सामुद्ग दवाई लेंगे। उसके बाद है मुहुर्मुहु और निशी। मुहुर्मुहु हमें कहाँ चाहिए? जहां पे हमें ब्लड में उस मेडिसिन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है, तब हम इस मुहुर्मुहु को यूज करेंगे। मुहुर्मुहु मतलब बार बार लेना मेडिसिन को। क्यों लेंगे हम बार बार? क्योंकि हमें वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ब्लड में मेडिसिन का। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि उस मेडिसिन का वो संचय और या फिर वेग अवस्था जब होती है, जब दोष का संचय हो
या फिर दोष की वेगावस्था हो, क्योंकि आप जानते हैं काश, श्वास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी, इन सबके वेग होते हैं। तो जब हमें वेग वाली कोई बीमारी है और हमें उसमें क्विक एक्शन चाहिए, तो हम उसको मुहुर्मुह देते हैं। मुहुर्मुह देने से क्या होगा, जनरली लेह दिया जाता है। लेह से क्या होगा, एक तो सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बक्कल म्यूकोसा से क्विक सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, है ना। और विष में भी हम इसको देते हैं। तो विष में क्यों, क्योंकि उसमें हमें बहुत जल्दी रिएक्शन चाहिए मेडिसिन का, इसीलिए। तो मुहुर्मुह काल हम कहाँ कर रहे हैं, काश, श्वास, हिक्का। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में आप देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मॉर्निंग और इवनिंग की, अदरवाइज ऑल्सो जैसे लिवोलिन या इस तरह का जो मेडिसिन जो दिया जाता है पेशेंट्स जो हिस्ट्री लेकर आते हैं, तो उनको वो बार बार दिया जाता है, दिन में 4 बार 5 बार ऐसे। तो उसका क्या पर्पज है, उसका पर्पज है कि मुहुर्मुह उसको दवाई देनी है, उस वेग को आने ना दे, प्रिवेंशन के लिए। निशिकाल हम किसमें देंगे, निशिकाल देंगे हम ऊर्ध्व जतुर्गत विकारों में या प्राणवायु दृष्टि में। ये हम क्यों देंगे, क्योंकि जब हमारा रात के काल शमन औषधि जो है वो हमारी बॉडी में रहेगी रात को, पूरी रात हम खाना तो नहीं खाएंगे रात भर, तो उससे क्या होगा, उससे वो दवाई धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके फिर वो प्राणवात पे काम करेगी या मूर्धा पे काम करेगी। तो इसको प्राणवायु दृष्टि या ऊर्ध्व जतुर्गत विकारों में हम काम करते हैं। इसके अलावा हम जब पंचकर्म, जैसे क्योंकि हमारा पंचकर्म सेंटर है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं या हम करते हैं ये थेरेपीज भी अपने यहाँ पे, तो सिर्फ दवाइयां देने में हमें काल की इंपॉर्टेंस नहीं पता, हमें पंचकर्म करते समय करना है कि नहीं, क्योंकि ये एक चिकित्सक को डिसाइड करना है कि उसको। पेशेंट आके आजकल ऐसे बोलते हैं कि हमें तो जिनस्य कराना है या हमें शिरोधारा कराना है, तो हम जज होने चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पंचकर्म का काल के साथ क्या रिलेशन है, और रोग अवस्था का और पंचकर्म का क्या रिलेशन है। जब हम ये रिलेशन समझेंगे तभी हम सही तरह से गाइड करेंगे, क्योंकि पंचकर्म अगर खराब, कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली उस चीज को हैंडल करना होता है। अग्निकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है शरद और ग्रीष्म में, क्यों, क्योंकि पित्त है, पित्त प्रकोप का काल है, इसलिए। नस्य अणुतेल जहां पे वर्णित है वहां पर लिखा है कि अणुतेल का नस्य हमें कब देना है, वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में, जब मेघ आच्छादित ना हो। रक्त मोक्षण शरद ऋतु में, क्यों, क्योंकि पित्त काल है, पित्त का प्रकोप है, इसीलिए रक्त मोक्षण। जब प्रकोप अवस्था में, पंचकर्म हमेशा तब कराया जाता है जब कोई भी व्याधि प्रकोप अवस्था में होती है, इसीलिए सीजन के हिसाब से हमें वर्षा ऋतु में ही वस्ती क्यों बताइए, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप काल है। ऐसे ही वसंत ऋतु में ही वमन क्यों बताया है, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप काल है। और पित्त शरद ऋतु में ही प्रकोपित होता है, इसीलिए हम रक्तमोक्षण या विरेचन शरद ऋतु में कराते हैं। स्नेहिक धूमपान हम लेंगे जब कफ काल होगा, और विरेचनिक धूमपान जब पित्त होगा, क्योंकि विरेचन मतलब उसको हमें निकालना है। अनुवासन वस्ती विंटर्स में और वसंत ऋतु में हम उसको दिन में देंगे, और समर सीजन में हम रात में देंगे। नस्य का भी ऐसे ही काल है, हमें डिसाइड करना है कि उसको किस समय देना है। वातज रोग में दोपहर बाद, पित्तज रोग में दोपहर को, और कफज रोग में सुबह। क्यों, क्योंकि सुबह काल है कफ का, दोपहर में काल है पित्त का, और साया काल जो है वो वात काल है। तो ओवरऑल इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि काल का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे व्याधि को समझने में, व्याधि की चिकित्सा में, उसकी संप्राप्ति विघटन में, पंचकर्म में। तो इसीलिए हमें औषध या भेषज सेवन काल का ध्यान इसीलिए रखना चाहिए। हमारे पास जो ओपीडी में मेडिसिन आती हैं, हम उसको भी जनरली ओडीबीडी करके आजकल या डीडीएस करके हम उसको दे रहे हैं, जबकि हमें उसको शास्त्रोक्त विधि से देंगे तो उसी मेडिसिन का इम्पैक्ट हमें डिफरेंट आएगा। आप लोग ट्राई भी करके देखना, या करते भी होंगे आप लोग। तो नॉर्मल जो मेडिसिन देते हैं उस तरीके से देख के देखिएगा, और जो हमारे शास्त्रोक्त विधि है वैसे देख के देखिएगा, तो उससे हमें अपने आप ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो टू कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन, Bheshajya Kal explained by Acharya seem to be based on routine we follow in a day from morning to night.
along with predominance of दोष. तो both in modern and Ayurvedic sciences we get similarities and dissimilarities in औषध सेवन काल, जो हमने देखा अभी chronotherapeutics in modern and हमारा भेषज सेवन काल या औषध सेवन काल. दोनों का ही एम क्या है? इट इज टू इंक्रीज ट्रीटमेंट एफिकेसी एंड टू मिनिमाइज ड्रग टॉक्सिसिटी, क्योंकि रोगी के लिए अच्छा करना या आतुर के लिए अच्छा करना ही एक चिकित्सक का सबसे बड़ा धर्म है. तो अच्छा वैद्य वही है जो भेषज सेवन काल के बारे में जाने और अपने पेशेंट्स को और अच्छे से ट्रीट करें, ताकि हमें बहुत अच्छी आउटकम्स मिले और हमें आयुर्वेद की प्रसिद्धि भी हो और आयुर्वेद से रिजल्ट अच्छे भी आए. यही हमारी एम होना चाहिए एज आयुर्वेदिक चिकित्सक. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत सारी बातें हम अलग अलग पेशेंट्स में लागू कर पाएंगे. और मैं चाहूँगी कि हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगर आप कोई एक आधा क्लिनिकल केस, एक दो क्लिनिकल केस बता सके. जैसे एक से मैं शुरुआत करती हूँ जी. कि मैं एमडी करके निकली ही थी, उन समय की बात है. और सपोज के कोई रसायन, मधुर रस, मधुर विपाक, बल्य औषध, नाम तो अभी नहीं पता है, मगर उसकी जो पाचन की वो जो थी ना, वो गुरु थी, ऐसे लघु नहीं था, उसमें अग्नि गुण नहीं था, लघु रुक्ष ऐसा सूक्ष्म ऐसे गुण नहीं थे. तो उस हिसाब से रसायन प्रॉपर्टी में जठराग्नि अच्छी लगती है ना, तभी वो काम करेगा. तो एमडी करके नए नए निकलते हैं ना, तो जब टीचर के साथ पेशेंट देखते हैं तब इतना पता नहीं दिमाग भी कहाँ होता है और पता नहीं कितना प्रिसाइजली किन ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं, ऐसा नहीं रहा. मगर थोड़ा याद था कि ऐसे जो सबसे पहला ही पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन का है ना, कि भाई जो बलिष्ठ है उसको सुबह अभक्त दे दीजिए, है ना. तो हमने वैसे ही लिखा था सुबह शाम, है ना, जैसे आपने अपने लेक्चर में भी यही बताया. तो पेशेंट ने कहा कि ये दवाई लेने के बाद नीचे की तो एक भी ली नहीं, फिर है ना उसने, कि भाई पहली दवाई से अनइजीनेस हो गई, है ना, पूरे दिन भर ऐसे मेरे से काम नहीं हुआ और गिरा पड़ा सा हो गया शरीर, है ना. हम सोचे कि कितनी अच्छी तो सोच के लिखी है और क्या हो गया भाई इसको, है ना. तो सेम वही कि कुछ खाने के बाद दे दी, इन्हीं औषधों ने बहुत अच्छा काम किया. और जैसे आपने लवण आर्द्रक भक्षणम बताया, है ना, कि वही चीज़ के भाई कुछ अदरक वाला, लवण वाला अदरक थोड़े से 2 पीस या 3 पीस खा लीजिए, तो एक बहुत अच्छी उसमें पचन वाली कैपेसिटी भी आ गई, है ना. तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा रहा. और मुझे लगता है कि दशविध भेषज काल है ना. तो ऐसे हम बहुत सारे छोटे मोटे तो बहुत ही है कि जैसे सेम मेडिसिन जो अन्य आयुर्वेदाचार्य के पास, जैसे कई बार बड़ी फाइल लेके आते हैं ना, उसमें एलोपैथी के भी बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन है, अपने आयुर्वेद वाले भी रहते हैं. तो सेम दवाई का नाम लिखने से पेशेंट को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, है ना. तो दीपन पाचन का वो बदल दो, है ना, नाम बदल दो, और साथ में उसके औषध योजना का समय जो यथा योग्य कर लीजिए. ऐसा भी मैंने किया हुआ है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, है ना. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है. और कुछ केसेस हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा. और मैंने जैसे शुरुआत में सभी पार्टिसिपेंट्स को कहा कि आप मेरे पर्सनल फ़ोन पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और उससे मैं ले लूँगी. और जो भी स्त्री ग्रुप में है या वेब ग्रुप में है तो वो अच्छा रहेगा, है ना. हाँ जी डॉक्टर साहब लीजिए. जी मैम, एक्चुअली हमारा तो जो कॉमनली मेडिसिन हमारे पास आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सप्लाई हमारे पास आती है, मैं उसी मेडिसिन की बात करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर हम वही प्रयोग करते हैं. उसमें मैंने अविपत्तिकर चूर्ण का जो प्रयोग है वो मैंने उसका प्रयोग चेंज किया. बहुत बार वो एविपत्तिकर या तो वो गूगल से देख के या दूसरे कहीं से लेकर आते हैं, और एविपत्तिकर जी हम अपने आप खा रहे हैं, खाने से पहले खा रहे हैं. कभी भी मैंने अविपत्तिकर के प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा नहीं देखा कि उसको कैसे देना है, मधु और सर्पी के साथ, और भोजन आदव और अंत्य दोनों खाना है. तो ऐसा जब देते हैं तो उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है, जैसे आप बता रहे थे वैसे ही. और हिंगवाष्टक जनरली या लवण भास्कर लोग कैसे खुद से खाते हैं मैम, ओवर द काउंटर लेके वो खा लेते हैं.
तो उसमें वो छाछ में मिला के और खाने से पहले या खाने के बाद वो खा लेते हैं। तो उसके बाद भी उनमें बहुत कई बार ऐसे समस्याएं होती हैं, जैसे पेट में से गर्मी या पित्त बढ़ जाता है वैसे। तो फिर उसको जब हम फिर उसका चेंज कर देते हैं, जैसे प्रथम कवल भक्तम और हम घी के साथ जब उसको देंगे तो वो पित्त शांत कर देता है। लेते वो आमाजीर्ण के तरीके से है, लेकिन वो पित्त व्याधि की तरफ चला जाता है वैसे। तो मेरे पास तो मैम ये कॉमन 2-4 केस हैं। और आरोग्यवर्धनी मैंने देखा है 6-6 महीने भी लोग खा रहे होते हैं मैम, या प्रिस्क्रिप्शन किया होता है या खुद से खा रहे होते हैं। तो आरोग्यवर्धनी के फिर साइड इफेक्ट भी आने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कटु रस है, कटुई बहुत है उसमें, इसीलिए। तो फिर हमें त्रिवृत कटुकी ये सब जो कंटेंट है उसकी वजह से फिर वो साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं उसके। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि मेरे गुरुजी परमादरणीय मदन गोपाल जी वैद्य जी, उनके गुरुजी की एक लिखी हुई पुस्तक है संजीवनी साम्राज्य, जो अपनी संजीवनी वटी है ना, जो हम ज्वर एक रोगाधिकार मानते हैं। तो जैसे विविध भैषज काल है, इसी तरीके से विविध अनुपान से गुरुजी ने लिखी हुई है। और गुरुजी ने, मदन गोपाल जी गुरुजी ने उसके ऊपर टीका लिखी हुई है कि ये किस तरीके से छाछ के साथ देने से यहाँ इसमें काम करेगी, है ना। तो इस हिसाब से आप भैषज काल का भी ध्यान रख सकते हैं और साथ साथ में अनुपान का भी बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं, सहपान इधर अनुपान। तो सेम मेडिसिन मैंने देखी है कि बहुत अच्छा, मीन्स ऐसे होता है कि एक होता है ना कि जयपुर से दिल्ली बैलगाड़ी में जा रहे हैं, एक जयपुर से दिल्ली जेट में जा रहे हैं, है ना, हवाई जहाज में। तो बहुत अच्छी आपको वो भी मिलती है, एयरपोर्ट के ऊपर वेटिंग, जो भी खाना है, और साथ में सवारी भी बहुत अच्छी, है ना। तो उस हिसाब से अच्छा रहता है और हम पेशेंट को अच्छा लाभान्वित कर सकते हैं, है ना। जी मैम। मेरे व्हाट्सएप पर तक कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन डॉक्टर सयाली इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इनमें से किस किस ने ज्वाइन किया है वो मुझे नहीं पता है। जो कुछ नाम जानकार है वो तो मुझे पता है, तो मैं इसलिए अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि कुछ पिछले उसमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। कुछ विघटनकारी तत्वों ने ज्वाइन किया था, जो कि बड़ा निंदनीय है। मगर इसलिए आगे से लेक्चर क्वेश्चन आंसर सेशन बिल्कुल अभी बंद रखा है, क्लोज है ना, कि आप कहीं भी ग्रुप से, है ना, ज्वाइन करिए। और मेरा ग्रुप का जो नंबर है उसमें आप पर्सनल व्हाट्सएप पे डालेंगे तो मैं अपने स्पीकर जी से ये पूछूंगी, है ना, कि किस तरीके से आपको। मैं समझती हूँ कि कई बार 40-45 मिनट का लेक्चर और 45 मिनट के क्वेश्चन आंसर डॉक्टर निर्मल अलोदारिया सर ने बताए थे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है। और जो इस मंच की परंपरा है कि हम बहुत अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक निर्माण करना चाहते हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक होंगे, तो जिस दिन हमारे ऊपर कार्यभार आएगा हम बड़ी आसानी से उसको संभाल लेंगे और आयुर्वेद आगे आएगा। और राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के लिए हमें एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मगर थोड़ा सा बस वही दिक्कत है। इसलिए अगर मैं जिनको जानती हूँ ना, जिसमें से जो पहले से ही है यहाँ, जैसे भुवनेश जी, चंद्रकला जी, डॉक्टर की किमाया, डॉक्टर समिता, डॉक्टर, है ना, अवी डॉक्टर, है ना, वो उनको जानती हूँ मैं, डॉक्टर उषा, उनमें से कोई पूछ सकता है तो उनको मैं अनम्यूट करूंगी, है ना, क्योंकि मुझे जिनका नाम नहीं पता है उनको मैं नहीं करूंगी, है ना। और उसका कारण मैंने आपको नम्र निवेदन है, डॉक्टर प्रीति गर्ग, है ना, उनको कर सकती हूँ, डॉक्टर शशि जी, डॉक्टर सुमन, है ना, क्योंकि इन सभी को मैं जानती हूँ कि भाई हाँ वो रेगुलर व्यूअर है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स है, तो उसमें कोई है तो पूछा जा सकता है ना। वरना थोड़ा सा आपको दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ना, मगर इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन अभी मैंने बंद रखा है। डॉक्टर उषा का हाँ एक आया है
नमस्ते मैम। रितु हरितकी, इज रितु हरितकी एडवाइस फॉर ऑल? डॉक्टर साहब ऐसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर उषा होला। जी धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछने के लिए। जी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऋतु हरितकी का सेवन बताया गया है मैम, जी बेटा। तो सभी स्वस्थ व्यक्ति ले सकते हैं उसको। जी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में तो नहीं अभी प्रिस्क्राइब किया, मगर मैंने ऋतु हरितकी को पीसीओडी में बेटा सोचा था, जी है ना। पीसीओडी के ऊपर ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट लेना भी सोचा था, या किसी स्टूडेंट को पीएचडी का काम देने के लिए ऐसा भी सोचा था कि क्यों ना हम हरितकी जो सर्व आमय नाशिनी, वो तो है ही है, तो इसको ऋतु हरितकी के अनुसार प्रिस्क्राइब करके, तो मगर वो 2 या 3 पेशेंट पे अच्छे रिजल्ट है ना। मगर हम बिल्कुल ऐसा नहीं बता सकते, थोड़ा डेटा ज़्यादा भी चाहिए अपने को, है ना। जी फिर हम उसको कर सकते हैं, है ना। तो ऋतु हरितकी सही बात है, हम उसमें कर सकते हैं, स्वस्थ में भी और रोगों में। मेरा पीसीओडी में है एक, है ना। डज इट एक्ट बाय कॉजिंग मृदु विरेचन? इसमें मैम हरित हाँ विरेचन तो होगा ही होगा। जी विरेचन के साथ क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म उससे ठीक होगा, तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जब रहेगा तो ही मेडिसिन ज्यादा काम करेगी, या तो ही बाकी आहार द्रव्य जो हम लेंगे वो ज्यादा काम करेंगे। तो ऋतु हरितकी को हम मेटाबॉलिज्म के टर्म में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च अभी नहीं मिली है मुझे ऋतु हरितकी पे, रिसर्च पेपर भी बहुत पब्लिश नहीं मिले हैं जहाँ पे हम किस संयोग से क्या डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मुझे नहीं मिल पाए वो। अगर हम इसको बिल्कुल डीप जाके बात करना चाहें तो मुझे ऐसा ही लगता है कि क्योंकि जब आम अवस्था नहीं आएगी, आम नहीं होगा, तो वैसे सहज ही हम स्वस्थ रहेंगे। मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ, निराम अवस्था रहेगी और फिर हम सहज ही स्वस्थ रहेंगे। सही कह रहे हैं। नेक्स्ट सतीश कुमारी डॉक्टर का है, डॉक्टर सेज आरोग्य वृद्धि कैसे टेकन फॉर लॉन्ग टर्म ईयर्स टुगेदर। मैम हम चक्रपाणी दत्त व्हाट इज योर ने उस पे जो टीका की है, सॉरी जो आरोग्यवर्धिनी की टीका जो है, टीका में ये लिखा है मंडलम सेवितम, मतलब दो आचार्यों ने अलग अलग लिखा है, एक ने 41 डेज लिखा है और दूसरे ने 49 डेज लिखा है। तो मैं मंडलम सेवितम 40 दिन मानकर मेरे गुरुजी वहां पे इट्रा में वो भी ऐसे ही यूज करते थे और मुझे ऐसे ही यूज करना सिखाया है, तो मैं इसको 40 दिन के हिसाब से या उस टीका के अकॉर्डिंग ही मैं इसको यूज करती हूँ। जी डॉक्टर, बिल्कुल सही बताया आपने। डॉक्टर शशि यादव, उन्होंने हैंड रेज किया था। हाँ यस यस, याद है याद है। शशि जी यादव जी, एक मिनट। शशि यादव जी, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। मैम मुझे ये पूछना था मैम कि रसायन के रूप में जैसे अपन हरितकी, आम्ल की, इनका यूज कर रहे हैं, तो कितने दिनों तक इसका यूज कर सकते हैं एज ए रसायन? ऐसे रसायन तो हम लंबे समय तक उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसे हम रसायन चिकित्सा में जब देखते हैं तो कोई भी रसायन एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो मुझे नहीं मिली है अभी कहीं पे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 3 से 6 महीने हम कर सकते हैं रसायन, क्योंकि हमें उसमें इम्यूनोमोडुलेटर या रिजुविनेटर के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, तो हमें सेल्स तक उसका इम्पैक्ट चाहिए जो हम प्रोलॉन्ग कर सकें। मैम फिर जैसे हरितकी है वो तो एक मतलब रेचक का भी काम कर रहा है, तो अगर अपन इतने लंबे समय तक लेंगे तो उसकी आदत तो नहीं हो जाएगी जैसे? नहीं, तो क्योंकि हम रसायन जो है हम उसको हम अभक्त काल में लेंगे। रसायन का कभी भी हम विरेचक या हम शाम सायंकाल में जो लेंगे उसको हम रसायन, मेरे जो मुझे समझ आया है, रसायन चिकित्सा हमेशा अभक्त ली जाती है। तो हम ऋतु हरितकी को हम अभक्त नहीं ले रहे हैं, लोग इसको विरेचनार्थ भी ले रहे हैं, और अभक्त का मुझे रेफरेंस नहीं मिला है इसका भी। तो मेरे हिसाब से रसायन मतलब अवलेह कल्पना जो जनरली हम यूज करते हैं, शतपुष्पक या कल्प जो हम यूज करते हैं, वो हम रसायन की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब जब ऋतु हरितकी के जो काल बताए गए हैं वो लेना है तो उसको अभक्त में नहीं लेना है, उसको खाने के बाद ही लेना है हाँ, जो। उसमें अभक्त शब्द नहीं लिखा है, जहां तक मेरा ज्ञान है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, जहां तक मैंने पढ़ा है तो उसमें काल का मेंशन नहीं किया गया है।
और अगर अम्ल की चूर्ण ले रहे हैं तो उसको अपन अभक्त तो ले सकते हैं ना मैम, अगर रसायन की तरह उसको अपन प्रयोग करना चाह रहे हो तो? हाँ जी, आंवला की, क्योंकि हम क्या करते हैं जो जनरल प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं यहाँ पे ओपीडी में, हम जैसे विंटर आती है तो हम फ्रेश आंवला उसको बोलते हैं मॉर्निंग में लेने के लिए, जी और अगर सीजन नहीं होता है तो फिर हम आंवला की चूर्ण लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आंवला की, त्रिफला, ये सब रसायन द्रव्य आते हैं, तो इनको लॉन्ग टर्म तक आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और देखिए मैं एक और क्वेश्चन, मैम आप प्लीज ऐड ऑन कर दीजिएगा। हाँ बस नहीं, जी। यही मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही रहा ना, इस चक्कर में नहीं मैम, देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी में मेरी तरफ से कुछ कमी हो तो आप प्लीज ऐड ऑन कर दीजिएगा उसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं तो सोच रही थी कि अ, मैंने ही कुछ है ना इतना नहीं कर रखा है। जैसे कई बार हम बड़े फ्रेश और ऐसे मूड में होते हैं ना, तब आयुर्वेद के नवाचार करने में कुछ कमी नहीं रखते, है ना। मगर जब बहुत ओपीडी है, कुछ पेशेंट भी आजकल गुस्सा हो जाते हैं कि क्या जी है ना, कि कुछ काउंसलिंग करनी पड़ती है, कुछ नई चीज ज्यादा समझानी पड़ती है। कई बार पेशेंट की कुछ बैकग्राउंड ऐसी होती है ना, कि उसके चेहरे पे भाव ही नहीं आता कि यार मुझे समझ में आ गया, तो जी भी थोड़ा सा दो बार बोलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दी करना पड़ता है ना। तो ऐसे चक्कर में हम कुछ नवाचार नहीं कर पाते, है ना। जैसे मैं अभी एक चीज आप सबको बताऊं कि हरितकी का जैसे पूछा था ना, अभी मुझे थोड़ी देर बाद याद आया वो, कि अगर हम हरितकी को जैसे सर्व आमय नाशिनी, और ये भी गुरुजनों के द्वारा ही बताया गया हुआ जामनगर से कि लाभान्वित है हम लोग, कि दुनिया का सबसे बड़ा दी बेस्ट एंड ओल्डेस्ट बुक ऑफ द मेडिसिन इज चरक। और चरक जी का चिकित्सा स्थान में चिकित्सा लिखते समय सबसे पहले दिल किस पे आया? हरितकी पे आया, है ना। जहाँ रसायन का अध्याय उन्होंने लिखा, तो हरितकी में सबसे पहले पहले उनका लगा कि नहीं यार, पहले तो हरितकी ही लिखी जानी चाहिए। तो मेरे गुरुजी कहते थे कि ये है ना, ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत सोच समझ के अनेक वर्षों की साधना और दिव्य दृष्टि से देखने के बाद लिखा है। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि अगर पीसीओडी के पेशेंट में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अभी तो बहुत सारी मेडिसिन है हमारे पास, मगर जब 2010 में थी तो कुछ कम हमारे पास रहती थी संख्या। तो रजब प्रवर्तिनी वटी पेशेंट बाहर से खरीद नहीं सकती, है ना। कुमार याशव 10 मुलारिश खरीद नहीं सकती, है ना, क्योंकि ओलिगोमेनोरिया है। और बहुत समय से मॉडर्न मेडिसिन लेने के बाद ही ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इतनी खराब हालत कि भाई यार क्या करे, है ना। दशमूल काढ़ा कई समय से पिला रहे हैं, दशमूल काढ़ा में थोड़ा काला तिल और सौंठ और अजवायन और, है ना, ऐसा भी कुछ ऐड कर दिया, मगर फिर भी नहीं होता है सभी में, तो है ना, कभी कभी कुछ में तो हो ही जाता है, कुछ में नहीं होता है। तो फिर से क्या करना? तो तब मैंने गुरुजी की ये बात मन में आई कि अच्छा, गुरुजी तो बता रहे थे कि हरितकी बहुत अच्छी है ना। तो भाव प्रकाश निघंटु का एक बहुत अच्छा श्लोक है, आप जानते भी होंगे, लवणेन कफम हंति पित्तम हंति सशर्करा, घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, है ना। तो ऐसे करके जो श्लोक है उसमें हमने सोचा कि गुड़ और घी बहुत अच्छा है, कि नहीं वाता धृते योनि, अगर पीसीओडी भी हुआ है इट्स मीन के वायु से नहीं है। और वायु के साथ साथ उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे गुरुजी ने बताया था जब हम रोग विकृत विज्ञान पढ़ते थे तब, कि थोड़ा थोड़ा पित्त और कफ का अनुबंध रहता ही है ना। ऐसे शुद्ध रूप से वात, शुद्ध रूप से पित्त, शुद्ध रूप से कफ बड़े कम मिलते हैं बेटा। तो हमने गुड़ को इसलिए सर्व रोगान गुणान्विता, ऐसे तो सर्व दोष उसमें आ जाएंगे, और घृतेन वातजान रोगान, तो हरितकी घी गुड़ देना शुरू किया, और एक्सीलेंट रिजल्ट। आज तक जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, हरितकी घी गुड़ देने से आपका मुख्य काम गियर अप हो जाएगा, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। और भाव प्रकाश निघंटू और चरक महाराज की कृपा है कि भी हमने वहां से उनका इंटेंशन समझा कि हाँ गुरुजन कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें ले सकते हैं कि भाई हरितकी और घी गुड़ के साथ वो
अच्छी योजना बन सकती है उसकी। और हरित संहिता में एक पूरा अध्याय है जो मैंने एमडी की प्रिपरेशन के समय पढ़ा था, और उसके बाद चिकित्सा की दृष्टि से फिर कभी इतना अवगाहन नहीं कर पाए। तो आप में से जो भी व्यक्ति बहुत अच्छा जैसे भी है ना, तो हरित संहिता पढ़नी चाहिए। और उसमें लिखा हुआ वो अध्याय जो हरितकी के ऊपर है ना। तो उसका हम अगर अवगाहन करते हैं, उसमें से कुछ हम अपने पेशेंट्स के लिए और नई बातें निकाल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा लाभान्वित कर सकते हैं इस तरीके से। तो हरितकी का उपयोग बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और दूसरा, सेम हरितकी के गुण सिर्फ वीर्य विपर्यय ऐसे करके आम्लकी के लिए लिखा है, चरक जी का दूसरा द्रव्य। तो मुझे लगता है कि जैसे अस्त्रिक दर का रोगी है, और अस्त्रिक दर में हमने सोनितार्गल दिया, अशोकारिष्ट दिया, या लोत्र दिया, या है ना कुछ स्टिफलॉन या प्रोसेक्स या जो भी हमें अच्छा लगता है, नागकेसर, ऐसा कुछ भी दिया है, तो उसका वीर्य हमने बढ़ाना है भाई, गति बढ़ानी है, काम जल्दी होना चाहिए, है ना, योगवाही गुण जैसा करना है। तो मुझे लगता है कि आमलकी, है ना, तो आमलकी घी गुड़ सेम मैंने वही चेंज किया सिर्फ, है ना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें भी, है ना। तो इस तरीके से हम मुझे लगता है कि चरक में सतत दृढ़ आस्था रखकर जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो चरक जी खुद ही योग बता देते हैं कि बेटा ये कर ले तू, है ना। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम कोई ना कोई औषध योजना, आहार योजना, दिनचर्या का मॉडिफिकेशन, और औषध के काल की योजना जो आज का अपना टॉपिक भी है, ऐसे अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को हम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा फायदा हो सकता है ना। और मैम मेरा एक प्रश्न है जो शशि जी ने भी पूछा था, अभी डॉक्टर शशि यादव ने। जी जी। अब जैसे आपने गुड़ घी और हरितकी की जो कल्पना बताई है, तो क्या हम उसको फिर वात काल में देंगे? हरितकी घी गुड़ उसमें जैसे अपना, तो मैं इसका बता रही हूँ ना, पीसीओडी का। जी तो जी। अब नाभि के नीचे का क्षेत्र हाँ। है ना, तो इसलिए भोजन से पूर्व देंगे तो अपान पे जाएगा, और भोजन ठीक से है। पश्चात देंगे तो उदान पे काम उदान करता पे। जी। है ना। तो उस हिसाब से इसको भोजन से पूर्व दिया हुआ है। मगर ओके। फिर भी मैंने हरितकी घी गुड़ में क्या है पता है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो सोचा है ना, तो पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो कई बार इंटरनेट स्टूडेंट्स भी समझा देते हैं, है ना। हम कहीं पीवीपीएस के लिए इधर उधर गए, और इस तरीके से भी रहता है। मगर हरितकी घी गुड़ औषध सेवन काल का कुछ में ध्यान बाई चांस नहीं रखा गया है ना, हालांकि रखना चाहिए। मगर एक्सीलेंट रिजल्ट है फिर भी। मीन्स मुझे जी। हरितकी का एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी। कहते हैं हरितकी पेट में जाके गुस्सा नहीं करती, शायद माँ भी कर दे, मातेव हितकारिणी हरितकी। तो मुझे लगता है कि हरितकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और हमारे चिकित्सक की तो बहुत बड़ी सहायता हो जाती है ना। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहा करती हूँ कि बेटा हरितकी वो है जिसने मुझे कभी ना नहीं बोला। मैं हरितकी को कुछ कहती हूँ ना कि माते ये काम करना है, तो उसमें जो जरूर मिल जाता है काम, कि ठीक है वर्क, कहते जस्ट डू इट। तो बहुत ही अच्छा रहता है ना। ऐसे ही मैं बला की बहुत बड़ी फैन हूँ, सीडा कॉर्डिफोलिया, है ना। मुझे बला ने कभी मना नहीं किया, अगर मैंने कुछ औसत की कल्पना की और संप्राप्ति विघटन सोचा, बला ने काम कर दिया, चाहे वो एंडोमेट्रोसिस हो, चाहे एडेनोमाइसिस हो, कहीं क्या हो, है ना। बला काम करके आती है, यष्टि मधु काम करके आती है ना। तो ये कुछ ऐसे द्रव्य है कि जिनके माध्यम से हम, कई बार ऐसा होता है ना कि पहले तो पतली गली से निकल लो, और अपना पेशेंट एक स्वस्थ या नियर स्वस्थ स्थिति में स्टेबल कर दो, जी। है ना। बाकी की चीजों से तो फिर लड़ते रहेंगे। तो ऐसे बहुत अच्छे ये है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स की पहली पसंद तो आयुर्वेद नहीं है। जैसे आपने भी अपने उसमें कहा था कि थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद, कई सालों बाद आते हैं। तो जो औषध, सॉरी, जो चिकित्सा अन्यम न उदीरियेत समेत, वो कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी नहीं होती उधर, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लक्षण मिलते हैं, तो हमें वहां भी
जैसा कर्म के लिए, है ना। जी। हालांकि शीरीष विशद ने बताया है, परंतु मैं इसको बिल्कुल ऐसे आजकल बोलते हैं ना वो क्या, डिटॉक्सिफाई, है ना, डिटॉक्सिक वो करने के लिए हरी तकी बहुत अच्छी है। और इसका एक उदाहरण हमें वहां से भी मिलता है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अध्याय में रसायन से पहले क्या करना, हरितक्या नाम गुणाधीनम दवा अम्लके गुणम वचा विडंगम पिपली, है ना। ये कितना ऐसा। सुंदर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैंने उस श्लोक का उपयोग किया इस तरीके से कि भाई हम कहीं ना कहीं उनमें से एक दो या सारे सारे लो तो वचा बिल्कुल 60 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम लेनी है, कम मात्रा में नहीं लेनी है। मेरा वो अच्छा नहीं रहा अनुभव, वचा से थोड़ा उल्टी जैसा ऐसा पेशेंट कहता रहता है ना। तो बाकी के द्रव्य सारे लिए जा सकते हैं। तो ऐसा करके जब दिया ना, तो जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया कि भाई क्रोनिक ल्यूकोरिया, सिंपल, है ना, क्रोनिक ल्यूकोरिया कि भाई साल में लेनी पड़ती है कुछ ना कुछ मेडिसिन। तो ऐसी कंडीशन में भाई 2-4 महीने फिर ठीक भी रहते हैं और फिर से लेनी पड़ती है। तो ऐसी जगह पे अगर हम उनको पहले जैसे होता है ना, शुद्ध कोष्ठम तु ज्ञात्वा औषधम उपाचरेत रसायनम उपाचरेत, है ना, ऐसा लिखा है चरक जी ने। तो हमने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया कि जब क्रॉनिक कंडीशन में पेशेंट आती है तो उसको कि शुद्ध कोष्ठम तु ज्ञात्वा औषधम उपाचरेत, सेम मेडिसिन लिखनी है जैसे श्वेत वदर में पुष्यानुग लिखा है, आपने पुष्यानुग ही लिखना है सपोज, है ना, कि नहीं नहीं मेरा तो बड़ा अनुराग है पुष्यानुग पे, मेरे सारे मरीज ठीक हुए हैं, मगर ये तो किसी और से ठीक नहीं हुई है। तो उसको पहले 3 दिन का सर्वांग स्नेहन स्वेदन यावकम सर्पिसा ये सभी उसमें लिखा है, और उष्ण जल से ही औषध, औषध में क्या जो मिले वो, है ना। ऐसा भी करके देखा है कि उसमें विडंग भी है, निशा भी है, सेंधव है, आमलकी है, हरिद्रा है ना। तो जो जो भी आपको मिला वो ले लिया, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। वो पेशेंट क्रॉनिक में फिर से रिकरेंस में नहीं जाता है। और नो डाउट रजस्वलाचर्या करवानी है कि जैसे मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो चलो मेल देखने का अपने को अनुभव नहीं है, मगर महिला या बालिकाओं को देखने के लिए उसमें मेंस्ट्रुएशन के 3 दिन सब्जी रोटी दाल को छोड़कर, मानी सामान्य खाने को छोड़कर, अगर घी दूध लाल चावल या सिंपल चावल और जौ जौ का दलिया जौ की रोटी बिना घी ना खाए, अच्छे घी से खाए, है ना। तो खट्टा तीखा नमकीन को छोड़ के ये अगर देते हैं और साथ में ये वाला कर देते हैं तो फिर बिल्कुल रिकरेंस बहुत कम है। बहुत सारे पेशेंट तो 4-4 5-5 साल बाद किसी और मरीज के लिए आते हैं, खुद के लिए नहीं आते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप ये चीज अपने भारत के लोगों को कहनी शुरू करें कि डॉक्टर वो होता है, या डॉक्टर का ऐसा गुण होना चाहिए कि वो दवाइयां बंद करवा दे, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट से ये बात सुनी कि मैडम कब तक दवाई लेनी है, मैंने कहा बेटा छुड़वा देंगे फिर बताओ, है ना। क्योंकि लोग लगातार बीपी की दवाएं, लगातार शुगर की दवाएं, लगातार थायराइड की दवाएं, है ना, भाई जियो तब तक खा लो, खानी ही है ना। तो उस बात से वो कहीं ना कहीं परेशान है, उनको लगता है कि क्या ऐसा संभव है कि मुझे लगातार जीवन भर दवाइयां न लेनी पड़े। तो अच्छा लाइफस्टाइल, औषध सेवन काल, कुछ हरितकी और ऐसा द्रव्यों का प्रयोग, और ऐसा पॉसिबल है कि 7 दिन में कभी 2 दिन दे दो एरेंडब्रिस्ट हरितकी में, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए किया कि थोड़े थोड़े दोषों का निर्हरण होता रहे, है ना, एक्यूमुलेशन में ना जाए वो। तो बस ठीक है भाई, हर रविवार नहीं शनिवार को ले लीजिए एरेंडब्रिस्ट हरितकी आधी चम्मच, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर जाके मम्मी की तरह सोचती होगी हरितकी कि अच्छा आज इतना निपटा देती हूँ, जस्ट लाइक दीपावली की सफाई, कि इतने घंटे में इतना तो हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपने पेशेंट को एक रुझान दे पाए, उनकी उस पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वे से ज्यादा वो लोग मुड़े। और सच में आयुर्वेद निरापद है ना। जैसे कि भाई रोटी खाने से क्या होता है, नहीं बहुत ज्यादा रोटी खा लो, 2 रोटी की भूख में 10 रोटी तो पेट में दर्द होता है ना। तो इतना तो हम कोई करते ही नहीं है ना, हम यथा योग्य समयोग में ही खाना खाते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। और कोई नया क्वेश्चन डॉक्टर साहब आया नहीं है?
कुछ लोगों ने बहुत अच्छे वंडरफुल लेक्चर के लिए सराहना की है। डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर हरीश जी, डॉक्टर सुमन जी, जो महेंद्रगढ़ से मेडिकल ऑफिसर है, और सभी ने, डॉक्टर उषा ने, डॉक्टर है ना, सभी ने बहुत अच्छी प्रेज की है। तो आपकी प्रेरणा से मैम। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा बस लाइव लेक्चर हम उतने सेशन में, क्वेश्चन में नहीं ले पाए, मगर अब कोई बात नहीं, बस मेरे फ़ोन के ऊपर ही आप ज्वाइन करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन के लिए डालना पड़ेगा। और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका इस व्याख्यान माला में आहुति देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप हमारे इनविटेशन पर यहाँ आए और इसको अनवरत चालू रखने के लिए आपने अपना योगदान दिया। और सभी से निवेदन है कि धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद दिवस, 9वां आयुर्वेद दिवस है ना, क्योंकि उसको पूरा वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे मनाया जाता है। तो इसलिए हम सभी अभी जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस में जुड़े हैं, दूसरी जगह जुड़े हैं, अड़ोस पड़ोस में, सभी को बोलिए कि 9वां आयुर्वेद दिवस है, उस दिन धन्वंतरी भगवान के हैप्पी बर्थडे के नाम का एक दिया जरूर जलाए, जरूर जलाए। तो कहीं ना कहीं हम धन्वंतरी जी को के लिए कृतज्ञ है कि आपने हमें इतनी बढ़िया साइंस दी, इतना दिव्य चक्षु से जो हम कभी नहीं कर पाते। और हमें तो सिर्फ बस अब जैसे होता है ना, जमी जमाई थाली है, बस खाना ही खाना है। तो धनतेरस के दिन आप सभी धन्वंतरी त्रयोदशी मनाते हुए 9वां आयुर्वेद दिवस भी मनाइए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को भी एक दीप प्रज्वलन है ना, क्योंकि दिए तो बहुत सारे हम प्रज्वलित करेंगे, तो ये धन्वंतरी जी का नाम का दिया है ना। तो मुझे लगता है कि लोगों में आयुर्वेद के प्रति रुझान, आयुर्वेद के प्रति उत्कंठा, आयुर्वेद को है ना जानने का, अपनाने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं वो लाभान्वित होंगे, तो जरूर आयुर्वेद के लिए एक दिन बहुत अच्छा आएगा। तो पुनश्च डॉक्टर अनुप्रिया जी, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आगे भी एक लेक्चर आप इमरजेंसी वाला भी तैयार रखिएगा। जी मैम। तो कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है अचानक, तो मैं फिर कांटेक्ट करती हूँ आपको। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद प्लीज बनाए रखें हमारे ऊपर। जी मैम। बलदेव सर ने भी ज्वाइन किया है, एक बार मैं बुला के देखती हूँ। सर नमस्कार सर, आप आशीर्वचन के लिए। हेलो सर, डॉक्टर बलदेव सर, क्योंकि सर ने स्पेशली कहा था। अच्छा सर आ गए। अच्छा सर आगे। हाँ जी सर प्रणाम। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक्चुअली मैं रोकता हूँ 1 मिनट साइड में। जी हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे असल में मैंने लेक्चर तो पूरा नहीं सुना, लेकिन आपने इस विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच पे अपनी आहुति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ही आपने बोला होगा। अंत में वो जो हरितकी का क्वेश्चन किसी ने पूछा था, उस पे जरूर आपका जवाब सुना था। बहुत अच्छा है, आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कारण ही सर हम इस मंच पे बोलने के लायक हुए। और भी जो श्रोतागण भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार कोई ऐसे ही कुछ लोग ऐसे नोटोरियस टाइप के 2-3 लोग जुड़े थे, तो उन्होंने कुछ उटपटांग इस पे लिखा था। तो हमारे अगर वो आसपास के किसी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो कम से कम हम भी एक बार उनको बोलेंगे कि भी ये मंच ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखें आगे। नहीं तो पिछली बार भी किसी ने एक हरकत ऐसी की थी, उस समय भी हमने फिर क्राइम ब्रांच में उसमें ये जो देना पड़ा, और वो लड़का पकड़ा गया, फिर वो माफी मांगी उसने। तो अभी भी अपने बीच में भी किसी ने ऐसे ने ज्वाइन कर रखा होगा, तो वो ध्यान रखा कि हम पिछली बार भी हमने नहीं की शिकायत, तो इस बार भी
आज शायद किसी ने नहीं लिखा कुछ, तो आप लोग नहीं सर, आज है ना मैसेज ही म्यूट रखते हैं आज। हाँ, तो ये उन्हीं के कारण करना पड़ा। तो अपने बीच में से कहीं ना कहीं किसी कॉलेज के अगर वो विद्यार्थी थे तो आप भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर शिकायत तो उनकी करेंगे ही फिर। जी सर। हाँ, अंत में एक बार काफी कष्ट हुआ था कि भाई पता है कि इतना 9 साल तक इतना डेडिकेशन, इतना मीन्स मैं एक मिनट मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि पता है मेरे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ये 9 साल से चल रहा है और मेरे 1000 स्टूडेंट है। और जब ये ऑफलाइन चलता था ना डॉक्टर अनु जी, जी मैम। मैं उस हॉल की चाबी हाथ में लेके चलती थी और जो पहला स्टूडेंट मिला, चाहे वो कोई भी हो, बेटा ये है, मैं टाइम से आज मेरे डिपार्टमेंट में काम है या मेरी मीटिंग है या है ना मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, ये टीचर आएंगे है ना, और आप उनसे पढ़ना और 2-4 और दोस्तों को लेके जाना, मगर टाइम से पहुंचना, क्योंकि वो सर या मैडम कैसे करेंगे ऐसे करके। और किसी भी बच्चे ने मना नहीं किया है 250 लेक्चर तक, है ना। 250 के बाद तो ऑनलाइन हो गया, कोविड में मैं भी क्वारंटाइन थी उन दिनों में, तो जी। और सूझा नहीं कि चलो फिर ऑनलाइन ही चलते हैं ऐसे करके। और आप देखिए कि मैं उन सारे बच्चों के लिए बिल्कुल कृतज्ञ हूँ कि कैसे उन बच्चों ने मेरी, पता है मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये तो मेरा फाइनल ईयर वाले, हम तो स्त्री रोग प्रसूति फाइनल ईयर में पढ़ाते हैं, तो पता तो चल ही जाता है कि ये तो बच्चे का नया चेहरा है 1000 में से। हाँ जी। और किसी ने भी मना नहीं किया, सहर्ष, ऐसे नहीं कि मैडम आप बिजी हो तो मैं भी बिजी हूँ आज, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, एक भी बच्चे ने नहीं कहा। इवन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बांग्लादेश से स्टूडेंट इकबाल चौधरी, डॉक्टर इकबाल चौधरी, अभी उन्होंने पीएचडी भी पूरा कर लिया यहाँ से, तो वो मुझे सामने से मिले, तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर इकबाल को दूँ या कोई इंडियन लड़का ढूंढूँ या बच्चा ढूंढूँ, क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, जो पहला मिला उसी को देना है मेरा, मैंने कहा जो संकल्प है ना वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। और डॉक्टर इकबाल ने बखूबी निभाया कि उन्होंने पहले मुझे ऐसे कहा, मैडम मुझे तो आपकी तरह बोलना नहीं आता, मैं कैसे स्वागत करूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बस 2 ही शब्द बोलने और कुछ लंबा बोलना ही नहीं। मैंने कहा सारे टीचर समझते हैं जी। तो उन्होंने बिल्कुल किया है। दीप प्रज्वलन की फोटो भी ली है, स्पीकर को भी धन्यवाद किया है। स्पीकर को तब है ना हार्ड कॉपी वाला ई सर्टिफिकेट देते थे, अभी तो ई सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी दिया है। एवरीथिंग इज डन बाय हिम, है ना। तो मुझे नहीं ऐसा पहली बार हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ कि पल पल जहां हम आयुर्वेद को ऊपर उठाने के लिए चल रहे हैं, तो समाज के ऐसे तत्व जिनके कारण देखो आज अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी बातों से फिर मन बड़ा कष्ट से भर जाता है और समझ में नहीं आता कि भाई कैसे ऐसा हो गया, कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। इस वजह से आगे से भी ये क्वेश्चन आंसर सेशन बंद ही रहेगा। आप कोई ना कोई ग्रुप से, मेरे ग्रुप में है ही, आप उससे पूछ सकते हैं। और मैं पुनश्च डॉक्टर बहुत बहुत जी धन्यवाद मैम। करती हूँ। और धन्यवाद मैम। हाँ जी, आगे के लेक्चर के लिए एक एडवांस में निवेदन भी जी। कर रही हूँ। जी मैम। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र लूंगी, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को हम फिर से मिलेंगे और अपनी अपनी जगह पर आयुर्वेद के प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।